हाय, हर किसी को नमस्ते। और आज हम बात करने जा रहे हैं महाराजा नाम की लेटेस्ट रिलीज हुई मूवी के बारे में। मूवी एक सैलून के दृश्य से शुरू होती है। यहाँ हमें मुख्य अभिनेता विजय सेतुपति से परिचय कराया जाता है, जो महाराजा का किरदार निभाते हैं। उनका चेहरा थोड़ा उदास दिखाई देता है। दुकान का मालिक उनसे कहता है, अगर तुम इसी तरह उदास चेहरा बनाकर काम करोगे तो दुकान में एक कुत्ता भी नहीं आएगा। उसी समय एक व्यक्ति अपने कुत्ते के साथ आता है और कहता है, मैं अपने कुत्ते के बाल कटवाने नहीं, अपने बाल कटवाने आया हूं, क्योंकि मैं अपने कुत्ते के बाल पार्लर में कटता हूं। बाल काटने के बाद महाराजा अपने मालिक से कहता है, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी पत्नी और बच्चे को बाजार घुमाने ले जाना चाहता हूं। इसके बाद दृश्य बाजार के खिलौने की दुकान में शिफ्ट होता है, जहां महाराजा अपने बच्चे के लिए खिलौना खरीद रहे होते हैं। अपनी पत्नी से चर्चा करने के बाद वो एक खिलौना चुनते हैं। जैसे ही वो दुकान से निकलने वाले होते हैं, एक ट्रक उनके घर में घुस जाता है। घर में पड़ा एक कचरे का डब्बा उनके बच्चे पर गिर जाता है। मां की मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन बच्चा बच जाता है। फिर कहानी 15 साल आगे बढ़ जाती है। अब हम उनकी बेटी ज्योति से मिलते हैं, जो खेलों में बहुत अच्छी है, लेकिन पढ़ाई में बहुत कमजोर है। वो हमेशा हर विषय में फेल हो जाती है, लेकिन खेलों में उत्कृष्टता के कारण उनकी पीटी टीचर उन पर विशेष ध्यान देती है। इस बीच हम महाराजा को देखते हैं, जो एक डॉक्टर के साथ अच्छी दोस्ती साझा करते हैं और उनकी दाढ़ी बनाने उनके घर तक जाते हैं। वो पूरे महीने कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन अपनी बेटी के साथ समय बिताने के लिए छुट्टी जरूर लेते हैं। वे कभी कभी बीच पर भी जाते हैं। यहां हम एक प्यारा पिता पुत्री का रिश्ता देखते हैं। ज्योति अक्सर अपने पिता को छोटी छोटी बातों के लिए डांटती है, जैसे पंखा चालू छोड़ देना, बिना ताला लगाए घर से निकल जाना, चाबी भूल जाना या खाना ठीक से न बनाना। लेकिन एक दिन स्कूल में ज्योति पर अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया जाता है। प्रिंसिपल, अन्य शिक्षक और यहां तक कि ट्रस्टी भी उसे डांटते हैं। शुरुआत में महाराजा अपनी बेटी का बचाव करते हुए कहते हैं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। तभी मैडम हाफिजा एक लड़के को पकड़ कर लाती है और बताती है कि वो इस घटना का असली दोषी है। गुस्से में ट्रस्टी उस लड़के को थप्पड़ मार देता है। महाराजा उनसे कहते हैं, अगर गलती उसी की थी तो सजा उसे मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपने मेरी बेटी को डांटा, इसलिए अभी की अभी मेरी बेटी से माफी मांगिए। ट्रस्टी गुस्से में कहते हैं, क्या पागल हो गए हो, निकल जाओ यहां से। वो सुरक्षा गार्ड्स को भी बुलाते हैं, लेकिन महाराजा एक डंडा पकड़कर कहते हैं, जब तक आप मेरी बेटी से माफी नहीं मांगते मैं यहां से नहीं जाऊंगा। ज्योति रोने लगती है और कहती है, सर, मुझसे माफी मांग लीजिए, मेरे पापा यहां से नहीं जाएंगे। स्थिति को बिगड़ते देख ट्रस्टी अनिच्छा से माफी मांगते हैं और मामला खत्म हो जाता है। फिर सीन 10 दिन आगे बढ़ता है। ज्योति अपने पिता को बताती है कि उसकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है और उसे राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में चयनित किया गया है। वो कहती है, ये 10 दिनों का कैंप है, जब तक मैं वापस नहीं आती मुझे समय पर कॉल करते रहना और लक्ष्मी का ध्यान रखना। लक्ष्मी वो कचरे का डब्बा है जिसने उसके बचपन में उसकी जान बचाई थी। उस रात जब महाराजा अपना काम खत्म करके रात 10 बजे घर लौटते हैं तो कुछ अप्रत्याशित होता है। उन पर हमला होता है और वे बेहोश हो जाते हैं। उसी समय एक सांप भी घर में प्रवेश करता है। हालांकि इस सांप का फिल्म में कोई खास मकसद नहीं है, यह केवल एक अनावश्यक तत्व है। अगले दिन सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है, जहां एक अमीर व्यक्ति गुस्से में मैनेजर को डांट रहा है। वो कहता है, मैंने कल अपनी गाड़ी रिपेयर के लिए दी थी, लेकिन ये 300 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी है और मेरा चश्मा भी गायब है। मैनेजर धाना को बुलाता है, जो गाड़ी साफ करता था, और उससे पूछता है, तुमने चश्मा कहाँ रखा है? अमीर आदमी धाना को मारता है, लेकिन धाना शांत रहकर कहता है, आज रात मैं तुम्हें देख लूंगा। इस बीच दर्शकों को पता चलता है कि धाना 2 दिन पहले ही जेल से छूटा था। वो पहले ही एक अपराध कर चुका था और दूसरे की योजना बना रहा था। रात में अमीर आदमी अपने दोस्तों के साथ बाद में शराब पी रहा होता है। तभी धाना वहां पहुंचता है और उसे बुरी तरह पीट देता है। मारने के बाद धाना बिल चुका आता है और शराब की बोतल अपने साथ ले जाता है। अगले दिन सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है। महाराजा इंस्पेक्टर से अपनी कहानी बताने आते हैं। वो कहते हैं,
मैं मणिकरण सोसाइटी में था हूं। मेरा नाम महाराजा है। हर दिन रात 10 बजे मैं अपनी दुकान बंद करके घर जाता हूं। एक दिन जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि 3 चोर वहां थे। उन्होंने मुझे मारा, मेरी हालत खराब कर दी और मेरा कचरे का डब्बा चुरा लिया। कृपया मेरी एफआईआर दर्ज करें। पुलिस हंसते हुए कहते हैं, क्या तुम पागल हो? कचरे के डब्बे के लिए भी कोई शिकायत दर्ज करता है? वे उसे भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महाराजा अड़िग रहते हैं। वो लकड़ी का पट्टा पकड़ लेते हैं और कहते हैं, जब तक मेरी शिकायत दर्ज नहीं होगी मैं यहां से नहीं जाऊंगा। खींचतान होती है और पुलिस स्टेशन की हालत खराब हो जाती है। इसी बीच पुलिस स्टेशन में एक बार फिर सांप नजर आता है। हालांकि सांप का कहानी में कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है। कहानी अब और दिलचस्प हो जाती है। हम नटराजन नाम के एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी से मिलते हैं। उसे पता चलता है कि 850 तो सोना चोरी हुआ था। हालांकि सोना बरामद हुआ, लेकिन जब मालिकों को लौटाया गया तो वो नकली था। मालिक पूछते हैं, असली सोना कहाँ है? इस पर नटराजन उन पर ही आरोप लगाता है, आपकी तनख्वाह केवल 600 हज है, लेकिन आपका घर करोड़ों का है और आपके पास लाखों का सोना है। ये सब कहां से आया? आप खुद चोर हैं। डर के मारे अमीर दंपत्ति कुछ नहीं बोलते। इस बीच नटराजन असली सोने को अपने पास रख लेता है और अपने सहयोगियों के साथ इसका आनंद लेता है। जब वो पुलिस स्टेशन लौटता है तो देखता है कि स्टेशन की हालत खराब है। वो पूछता है, ये सब कैसे हुआ? सभी महाराजा की ओर इशारा करते हैं। नटराजन महाराजा से वही कहानी सुनता है। मैं 10 बजे घर पहुंचा। 3 लोग वहां मौजूद थे। उन्होंने मुझे मारा, मेरा कचरे का डब्बा ले गए। कृपया मेरी एफआईआर दर्ज करें। नटराजन भी उसे जाने के लिए कहता है और धमकी देता है, अगर तुम वापस आए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। महाराजा लौटते हैं और कहते हैं, मैं आपको लाख रुपए दूंगा अगर आप मेरी मदद करेंगे। महाराजा के लाख रुपए देने की बात सुनकर सभी पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। वे सोचने लगते हैं, एक साधारण कचरे के डिब्बे के लिए कोई इतनी बड़ी रकम क्यों देगा? क्या उसमें कुछ मूल्यवान था, जैसे सोना या हीरे? अब पुलिस ने कचरे के डब्बे की जांच और तेज कर दी। दूसरी ओर कहानी 2 चोरों सेल्वी और सेलम पर केंद्रित होती है। ये दोनों न केवल चोरी करते हैं बल्कि घरों में महिलाओं को भी परेशान करते हैं। अपराध के बाद वे वही घर में खाकर पीकर चले जाते हैं। सेलम एक पारिवारिक व्यक्ति है जो अपनी पत्नी और छोटी बेटी से बहुत प्यार करता है। उसके घर के पलंग के नीचे भी एक कचरे का डब्बा रखा हुआ है। यह संकेत देता है कि इस डब्बे का कहानी में गहरा महत्व है। इस बीच ज्योति अपने खेल प्रतियोगिता में पूरी मेहनत कर रही है। वो अपने पिता को कॉल करके पूछती है, लक्ष्मी कैसी है? उसकी एक फोटो भेजो। लेकिन महाराजा पुलिस स्टेशन की परेशानी में व्यस्त ध्यान नहीं दे पाते। इस बीच पुलिस अलग अलग बाजारों में जाकर ऐसा कचरे का डब्बा ढूंढने की कोशिश करती है जो लक्ष्मी जैसा हो, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। दूसरी तरफ सेलम लगातार अलग अलग घरों में चोरी करता है और घर लौटकर अपनी पत्नी से कहता है, आज दुकान पर बिक्री कम थी। मैं छोटा आदमी हूं, कम कमाता हूं, लेकिन अपनी बेटी को हर खुशी दूंगा। इसी दौरान एक पुलिस अधिकारी एक संदिग्ध फोन नंबर को ट्रेस करने के लिए मुख्यालय जाता है। कहानी जटिल होती जा रही है और हमें जल्द ही पता चलता है कि इसमें टाइम ट्रेवल का भी तत्व है। पुलिस स्टेशन में महाराजा अब 2 दिन से बैठा है। तभी एक व्यक्ति आता है और शिकायत दर्ज कराता है, थाना नाम का आदमी गायब है। वो कहता है, थाना ने अमीर आदमी का चश्मा चुराया था, उसी ने उसे मारा और अब वो गायब है। फिर कहानी 2 दिन पहले की ओर जाती है। महाराजा पर हमला होने के बाद उसे गुंडे की जेब से होटल का बिल मिलता है। वो होटल पहुंचता है और वहां उसी अमीर आदमी को देखता है। महाराजा उससे पूछता है, क्या तुम उन लोगों को जानते हो जिन्होंने मुझ पर हमला किया और मेरा कचरे का डब्बा चुराया? अमीर आदमी मना कर देता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। तभी वहां पहुंचता है और अमीर आदमी के साथ लड़ाई होती है। महाराजा इसका फायदा उठाकर थाना का पीछा करता है और उसके अड्डे तक पहुंचता है। अड्डे पर महाराजा और थाना के बीच जोरदार लड़ाई होती है। महाराजा बाकी गुंडों से कहता है, मुझे तुम सबसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ थाना से बदला लेना है। वो एक बड़ा हथियार पकड़ लेता है और थाना के पूरे गिरोह को हरा देता है। आखिरकार महाराजा थाना को पकड़ लेता है
और उसे मारना शुरू करता है। वो चिल्लाते हुए पूछता है, उस रात 3 लोग थे, तुम उनमें से एक थे, और बाकी के 2 कौन हैं? थाना दर्द में कराते हुए कहता है, अगर तुम ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। उनमें से एक पुलिस स्टेशन में काम करता है। ये सुनते ही महाराजा हैरान रह जाता है। धाना ज्यादा कुछ बताने से पहले ही मारा जाता है। महाराजा अब समझ जाता है कि पुलिस स्टेशन में कोई उसकी दुश्मन है। अगले दिन पुलिस को धाना की लाश मिलती है। वे अपनी जांच तेज कर देते हैं। इस बीच सेलम अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए एक ज्वेलरी शॉप से सोने की चैन खरीदने जाता है। उसकी पत्नी कहती है, इतनी महंगी चैन खरीदने की जरूरत नहीं है, क्या हमारे पास इतना पैसा है? सेलम जवाब देता है, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करूंगा। सेलम अपनी बेटी के लिए खरीदी गई चेन लेने के बाद घर लौटने की तैयारी करता है। इस दौरान उसकी पत्नी उसे फोन करके कहती है, घर आते समय दाढ़ी बनवा लेना, वरना तुम गुंडे लगते हो। सेलम नजदीकी सैलून में जाता है और ये सैलून महाराजा का होता है। वहां अखबार में एक खबर छपी होती है कि कुछ अपराधी ना केवल चोरी करते हैं बल्कि महिलाओं का शोषण भी करते हैं। सेलम ये खबर अपने दोस्त सेल्वी को सुनाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि महाराजा पीछे खड़ा होकर सब सुन रहा है। ये देखकर घबराकर सेलम जल्दी से सैलून से निकल जाता है। घर पहुंचने के बाद सेलम को याद आता है कि वो अपनी बेटी के लिए खरीदी गई चेन सैलून में ही भूल गया है। वो चेन लेने के लिए वापस सैलून की ओर जाता है। इसी दौरान पुलिस सेलम के घर पहुंचती है। पुलिस ने अखबार में छपी खबर के आधार पर उसकी तलाश शुरू कर दी थी। जब पुलिस सेलम के घर पहुंचती है तो महाराजा भी वहां आता है, लेकिन उसका मकसद केवल चेन लौटाना होता है। पुलिस को देखकर सेलम डर जाता है और सोचता है कि महाराजा ने ही पुलिस को सूचना दी है। पुलिस सेलम और उसके दोस्त सेल्वी को पकड़ लेती है। इस दौरान सेलम की पत्नी, जो अब तक उसे एक अच्छा इंसान मानती थी, सच्चाई जानकर चौंक जाती है। वो पुलिस से कहती है, इसे ले जाओ, इस आदमी को मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पुलिस सेलम को गिरफ्तार कर लेती है। सेलम गुस्से में महाराजा को देखता है और मानता है कि महाराजा ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। हालांकि महाराजा उसे समझाने की कोशिश करता है, मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया, मैं तो सिर्फ तुम्हारी चेन लौटाने आया था। लेकिन सेलम उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। अगले दिन पुलिस नकली कचरे का डिब्बा तैयार करती है। नल्ला शिवा, जो पुलिस का मुखबिर है, इसे महाराजा को सौंपने के लिए तैयार होता है। नल्ला शिवा नकली कचरे का डिब्बा लेकर महाराजा के घर पहुंचता है। महाराजा उसे गौर से देखता है और कुछ पहचानने की कोशिश करता है। ज्योति ने हमलावरों के बारे में एक खास बात बताई थी। उनमें से एक के शरीर पर एक तिल था। महाराजा नल्ला शिवा की पीठ पर वही तिल देखता है। सच्चाई समझते ही महाराजा नल्ला शिवा को पकड़ लेता है। वो उसे मारने की धमकी देते हुए पूछता है, सच सच बताओ, उस रात के बाकी 2 लोग कौन थे? डर के मारे नल्ला शिवा कबूल करता है कि वह और धाना उस रात वहां थे। वो ये भी बताता है कि तीसरा आदमी सेलम था। महाराजा नल्ला शिवा को छोड़ देता है और सीधे सेलम की तलाश में निकल पड़ता है। महाराजा अंततः सेलम को ढूंढ लेता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। सेलम चिल्लाते हुए कहता है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पुलिस को मेरे घर तक लाने वाले तुम थे। महाराजा जवाब देता है, मैंने पुलिस को नहीं बुलाया था, मैं केवल तुम्हारी बेटी के लिए खरीदी गई चेन लौटाने आया था। महाराजा आगे कहता है, जब तुम गिरफ्तार हुए तो मैं तुम्हारी पत्नी से मिला। मैंने चैन उन्हें देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे चोरी का सामान अपने घर में नहीं रखना चाहती। महाराजा कहता है, जब मैंने तुम्हारी बेटी को रोते हुए देखा तो मैंने चेन संभाल कर रख ली। मैं तुम्हारी बेटी को दुखी नहीं देख सकता था। इसके बाद कहानी उस ट्रक दुर्घटना के दिन पर वापस जाती है। महाराजा खुलासा करता है, उस दिन 3 शव मिले थे, पत्नी, तुम्हारी पत्नी और एक बच्ची। वो रुककर कहता है, जो बच्ची उस दिन बची थी वो मेरी बेटी नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी थी। मैंने उसे अपनी बेटी मानकर पाला। यह सच्चाई सुनकर सेलम पूरी तरह टूट जाता है। वो अपराध बोध और शर्मिंदगी में महाराजा की तरफ देखता है। इस बीच हमें एक और राज पता चलता है। एक रात जब ज्योति स्पोर्ट्स टूर से वापस आई थी और महाराजा घर पर नहीं था, उस रात 3 लोग महाराजा को मारने आए थे।
महाराजा के वापस न आने पर उन्होंने ज्योति को मारा और उसे बेहोश कर दिया, लेकिन उनमें से नल्ला शिवा ने ज्योति का बलात्कार कर दिया। सेलम कहता है, मैंने अपनी ही बेटी को चोट पहुंचाई, मैं अब इस अपराध के साथ नहीं जी सकता। इसके बाद वो एक ऊंची इमारत से कूदकर अपनी जान दे देता है। फिल्म का अंत महाराजा और ज्योति के साथ होता है, जो इस सच्चाई को स्वीकारते हैं और एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करते हैं। फिल्म बलिदान, न्याय और रिश्तों के महत्व को उजागर करते हुए समाप्त होती है। इसी तरह और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे स्टोरी रिवीलर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।